नमस्कार। हिस्ट्री के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है उस श्रृंखला में आज हमारा टॉपिक है लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। बीए पार्ट थर्ड के जो फर्स्ट पेपर है आधुनिक भारत का इतिहास, उसमें आपका ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हम 1857 की क्रांति को पढ़ते हैं तो 1857 की क्रांति में जो एक महत्वपूर्ण कारण था उस क्रांति के होने का, उसमें डलहौजी की जो नीतियाँ थी, जिसमें उसकी हड़प नीति थी या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति थी, वो भी काफ़ी हद तक जिम्मेदार थी। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम डलहौजी की हड़प नीति के बारे में चर्चा करेंगे कि किस तरह से डलहौजी ने अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत जो है वो भारत में अपना साम्राज्य फैलाने के लिए उसने जो पॉलिसी लागू की थी, जिसको इतिहास में भारत के इतिहास में लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, विलय नीति, गोद निषेध नीति कहा जाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी 12 जनवरी 1848 को भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया था। ये पूर्ण तो साम्राज्यवादी व्यक्ति था और उसका एक ही उद्देश्य था कि न्याय अन्याय किसी में कोई भेद नहीं करना है और किसी भी तरह से ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना है। यानी उसका एकमात्र लक्ष्य था ये केंद्र प्रकार में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना। उसने भारत के छोटे छोटे राज्य को समाप्त करने के लिए एक नीति अपनाई कि इन छोटे छोटे राज्यों को खत्म कर दिया जाए और उनको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया जाए, और उसी का नाम था विलय नीति, हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति, गोद निषेध नीति। यानी इनको अलग अलग नामों के से हम पुकारते हैं। तो जो डलहौजी की हड़प नीति है, उस हड़प नीति के तहत उसने यानी डलहौजी ने कंपनी के अधीन जो राज्य थे उन शासकों के गोद लेने की निश्चित नियम बना दिए और उन्होंने राज्यों को 3 श्रेणियों में विभक्त किया। तो पहली श्रेणी कौन सी है? पहली श्रेणी वो होगी जो कंपनी के साथ में संधि से पहले स्वतंत्र थे, यानी वो राज्य जो कंपनी से संधियों से पहले स्वतंत्र थे। दूसरी श्रेणी में वो राजा थे जो कंपनी के साथ संधि करने से पहले स्वतंत्र नहीं थे, और तीसरी कैटेगरी में वो राजा थे या वो राज्य थे जिनका निर्माण ही कंपनी ने किया था। तो इस तरह से लॉर्ड डलहौजी ने अपनी नीति को लागू करने के लिए, उसकी जो नीति है, इस नीति को लागू करने के लिए हड़प नीति बहुत दूरगामी परिणाम हुआ इसका भारत के इतिहास में। बहुत साम्राज्यवादी किस्म का व्यक्ति था ये लॉर्ड डलहौजी। 12 जनवरी 1848 को ये भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया था। क्रांति करके गया यहाँ से। बहुत बड़ी क्रांति इसकी वजह से हुई देश के अंदर, जिसको भारत का पहला स्वाधीनता संग्राम भी कहते हैं। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स 1848 से 1856 गवर्नर जनरल के काल में, डलहौजी के काल में, वो नीति ये थी कि पैतृक वारिस न होने की स्थिति में ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी कंपनी सरकार अपने अधीनस्थ क्षेत्रों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला सकती थी। सबसे महत्वपूर्ण बात, पैतृक वारिस न होने की स्थिति में। हमारा धर्म ये कहता है कि अगर किसी राजा के कोई संतान नहीं है, लड़का नहीं है, तो वो गोद भी ले सकता था। लेकिन उन्होंने क्या कहा? लॉर्ड डलहौजी कह रहा है कि हम इस नियम को नहीं मानते हैं। अगर ऐसा कोई राजा जिनकी संतान, जिसके पुत्र नहीं हो, उनकी मृत्यु हो गई, तो उस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला दिया जाएगा। इसलिए उसको हड़प नीति भी कहते हैं।
यानी एक तरह से ये धीरे 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 पूरे भारतीय साम्राज्य पर अधिकार करने की नीति थी। और हमने इसमें देखा कि इस विस्तारवादी नीति के तहत उसने कंपनी के अधीन राज्यों को 3 भागों में विभाजित किया था। पहले कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, हमने जैसे पढ़ा है। यानी डलहौजी ने निश्चित किया कि पहले वर्ग के अंदर वे राजा जो कंपनी के साथ संधि से पहले आजाद थे, उनको गोल्ड लेने की अनुमति अगर वो मांगते हैं तो उनको दे दी जाएगी। दूसरे कैटेगरी के अगर कोई राजा है और वो अगर कंपनी से अनुमति मांगते हैं गोल्ड लेने की, तो अनुमति देना या नहीं देना ये कंपनी उस दौर की स्थितियों पर निर्भर करेगा। और तीसरी कैटेगरी के वो राजा या वो राज्य जिनका निर्माण ही कंपनी ने किया था, अगर वो गोल्ड लेने का परमिशन मांगती है तो उसको किसी भी स्थिति में कोई परमिशन नहीं दी जाएगी। यानी ये एक विस्तारवादी नीति थी। कंपनी के गवर्नर जनरल ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य मिलाने के उद्देश्य से ये नियम बनाए थे। यानी किसी राजा के निसंतान होने पर, मृत्यु होने पर राज्य की उस राज्य को ब्रिटेन साम्राज्य का हिस्सा बना दिया जाता था। इस नीति के तहत इस नीति के कारण हालांकि कई भारतीय राजाओं के अंदर प्रतिशोध की भावना पैदा हुई, असंतोष पैदा हुआ। और 1857 का जो रिवॉल्ट है, 1857 की जो क्रांति है जो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हुई थी, उस भारतीय प्रतिरोध को जन्म देने में इसने जगह महत्वपूर्ण भूमिका हम कह सकते हैं। अब इसका मापदंड क्या होगा? हिंदू कानून कहता है कि कोई भी व्यक्ति या शासक जिसका कोई वैध उत्तराधिकारी नहीं है, जिसका स्वाभाविक उत्तराधिकारी नहीं है, किसी व्यक्ति को गोद ले सकता है और जिसे उसके बाद पुत्र के सभी व्यक्तिगत और राजनीतिक अधिकार मिल जाएंगे। यानी गोद लिए हुए व्यक्ति पुत्र को भी वही अधिकार मिलेगा जो प्राकृतिक पुत्र को होते हैं। लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने ऐसे दत्तक ग्रहण के मामलों में मंजूरी देने और आश्रित राज्यों के मामले में दत्तक की अनुपस्थिति में अपने विवेकानुसार कार्रवाई करने के अधिकार पर जोर दिया। यानी व्यवहारिक तौर पर इसका मतलब है अंतिम क्षण के दत्तक ग्रहण को अस्वीकार किया जा सकता था। यानी किसी को कौन राजा गोद लेगा, कौन राजा गोद नहीं ले सकता है, इसका निर्णय अब लॉर्ड डलहौजी करेगा, उस दौर की ब्रिटिश सरकार, कंपनी सरकार करेगी। तो इस तरह से इसने भारतीय सामाजिक व्यवस्था में हस्तक्षेप करने का प्रयत्न किया। भारतीय प्रशासन के अंदर भी उसने हस्तक्षेप करने का प्रयत्न किया। अब इस नीति के तहत उसने कौन कौन से राज्यों को भारत में विलय किया? अब आपको ये नियम समझ में आ गया होगा कि अगर कोई ऐसा राजा जिसके कोई वैध यानी उसके कोई बेटा नहीं है, तो पहले हमारा ये नियम था कि वो किसी अपने भाई के बेटे को या किसी अन्य बेटे को जो उसको पसंद होता था उसको गोद ले सकता था। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने यानी डलहौजी ने इसको प्रतिबंधित कर दिया और ये कंपनी सरकार की अनुमति पर या उनके विवेक पर छोड़ दिया गया। कौन कौन से राज्य स्वाभाविक दत्तक न होने के कारण विलय किए गए? तो उसमें सतारा, जैतपुर संबलपुर, बगाड़ उदयपुर, झांसी, नागपुर, करौली, अवध, इन सभी राज्यों का जो है वो ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर विलय कर दिया गया। पहला राज्य सतारा था। अब हम थोड़े ये राज्य क्यों किस कारण से क्या क्या घटनाएं घटित हुई उसके ऊपर थोड़ा देख लेते। जैसे सतारा था वो 1848 के अंदर, सतारा 1848 के अंदर जो है वो साम्राज्य में विलय किया गया। पहला शिकार सतारा हुआ है और वहां के राजा थे अप्पा साहिब, जिनकी 1848 में मौत हो गई थी और उनके कोई संतान नहीं थी। तो उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले एक बालक को गोद लिया था, लेकिन डलहौजी ने यह कहकर उसको अस्वीकृत कर दिया कि आपने हमसे पहले परमिशन नहीं ली। यानी जब आप जीवित थे तब परमिशन लेते, अप्पा साहब जब जीवित थे तब परमिशन ले ली होती तो हम उस बालक को वैध उत्तराधिकारी मान लेते।
और इस तरह से सबसे पहला जो राज्य सतारा था उसको डलहौजी ने अपने अधीन कर दिया। दूसरा राज्य, इसके अलावा एक राज्य है नागपुर। उस समय रघुजी भोसले तृतीय नागपुर के राजा थे। 1854 में उनकी मौत हो गई और वो निसंतान थे। उन्होंने गोद लेने की स्वीकृति की मांग अंग्रेजों से की थी, लेकिन अंग्रेजों ने कोई अनुमति नहीं दी थी। यानी उन्होंने मांगी भी थी परमिशन, लेकिन नहीं दी। बाद में उनकी मृत्यु हो गई। तो 1854 में ये राज्य जो भी है वो अधीन कर दिया गया। इसके अलावा झांसी, राजा गंगाधर राव भी पुत्रहीन थे और उनकी मृत्यु 20 नवंबर 1853 को हो गई थी। अपनी मौत से पहले उन्होंने आनंद राव नामक एक बालक को गोद ले रखा था। इतिहास में नाम मिल रहा, हो सकता है किसी किताब में कोई और नाम हो, लेकिन आनंद राव भी एक उसका नाम मिलता है, उसके जो गोद लिए बेटे का। किंतु अंग्रेजों ने इसको दत्तक पुत्र को स्वीकार नहीं किया और बाद में उनकी विधवा रानी लक्ष्मीबाई को हटा करके 1853 में झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर दिया गया। तो झांसी के गंगाधर राव, नागपुर के रघुजी तृतीय, और इस तरह से ये जो राज्य है। इसके अलावा जैतपुर बुंदेलखंड के अंदर और संबलपुर उड़ीसा को भी सन 1849 के अंदर, बगाड़ जो हिमाचल प्रदेश में है उसको 1850 के अंदर, और उदयपुर मध्य प्रदेश के अंदर 1852 के अंदर अंग्रेज साम्राज्य में मिला दिया गया। हालांकि ये कहा जाता है कि अंतिम जो दो है, यानी जो बगाट और उदयपुर है, उसको लॉर्ड डलहौजी का फैसला ये बाद में उसके उत्तराधिकारी के द्वारा रद्द कर दिया गया। करौली राज्य को भी उसने हड़पा था, लेकिन बाद में डायरेक्टरों ने उसके इस निर्णय को पलट दिया और करौली के राज्य को स्वाधीन ठहराया और अन्य राज्य में मिलाने से वो राज्य बच गया। ये दो राज्य जैसे कि करौली वगैरह, अवध के ऊपर एक अलग तरह का उन्हें एलिगेशन लगा करके उनको लिया। एक और राज्य बरार, जैसे बरार जो निजाम थे उस समय, उसको ऋण के बदले में अंग्रेज सत्ता में मिला दिया। यानी कोई ऋण लिया होगा और ऋण वो अदा नहीं कर पाए होंगे, तो ये बहाना बना के उसको अंग्रेज साम्राज्य में मिला दिया गया। पंजाब और बर्मा को उन्होंने युद्ध करके, युद्ध के द्वारा अपने साम्राज्य में मिलाया था। तो ये प्रमुख राज्य थे जिनको अंग्रेज साम्राज्य में मिलाया गया था। हालांकि सिक्किम के ऊपर भी कहा जाता है, सिक्किम को भी उन्होंने अपने राज्य में मिलाया था, लेकिन सिक्किम के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वहां के दो अंग्रेज डॉक्टर थे और वहां उनका कोई दुर्व्यवहार हो गया था अंग्रेज डॉक्टरों का। तो ये आरोप लगाया कि हमारे डॉक्टर वहां सुरक्षित नहीं है और आपके द्वारा हमारे डॉक्टर का दुर्व्यवहार किया गया है। ये आरोप लगा करके सिक्किम को भी जो है वो विलय कर दिया गया। इसके अलावा डलहौजी ने पेंशनें जब्त कर दी, उपाधियां खत्म कर दी, कई ऐसे शासकों की उपाधियां पेंशनों का अंत कर दिया जो कंपनी के द्वारा उनको पहले मिलती थी। जैसे 1852 के अंदर पेशवा बाजीराव के जो उत्तराधिकारी थे और दत्तक पुत्र दोदूपंत, जो बाद में नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध हुए, उनकी पेंशन बंद कर दी। इसके अलावा कर्नाटक के नवाब और तंजौर के राजा की भी उपाधियों का उन्होंने अंत कर दिया। तो डॉल्ड इस तरह हम देखते हैं कि उपाधियों का, पेंशनों का ये बंद करना, ये सभी उसकी ऐसी नीतियां थी और जिसके द्वारा वो, उसका एक ही काम था कि वो किस तरह से इस पूरे साम्राज्य के ऊपर देशी रियासतों को जब्त करके अपने साम्राज्य मिलाए और ब्रिटिश साम्राज्य को विस्तारित करे। 1849 के अंदर लॉर्ड डलहौजी की घोषणा के अनुसार बहादुर शाह जफर, जो उस समय के मुगल शासक थे, कि उत्तराधिकारों को ऐतिहासिक लाल किले को छोड़ना पड़ा और शहर के बाहर उनको जाना पड़ा। और 1857 में लॉर्ड कैनिंग ने घोषणा की, बाद में बहादुर शाह उत्तराधिकारी राजा नहीं कहलाएंगे और मुगलों को कंपनी के विद्रोह में खड़ा कर दिया। यानी उनके उत्तराधिकारी अब राजा नहीं कहलाएंगे, ये बाद आगे आने वाले समय में घोषणा की गई है कैनिंग के द्वारा। लेकिन इस तरह से जो उसकी हड़प नीति थी, विलय नीति थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति थी, इसके द्वारा उसने भारत में साम्राज्य विस्तार करने के लिए इन राजाओं का, इन राज्यों का उसने अपने साम्राज्य में विलय
कर दिया। इस सिद्धांत का अधिकार क्षेत्र आश्रित हिंदू राज्यों तक सीमित था। इस कारण इन विलयों से इन राज्यों के राजाओं और उनके विचार वर्ग में आशंका और रोष पैदा हो गया। और बाद में जब भारतीय बगावत हुई 1857 के अंदर, यानी ज्यादातर हिंदू राज्य थे, ज्यादातर मैं कह रहा हूँ, तो बाद में यानी कुल मिला के देखा जाए तो इस विलय नीति के द्वारा उन्होंने भारतीय राजाओं को, यानी जिन जिन के राज्य हड़पे गए, उनके राजाओं, उनकी जनता के बीच में उन्होंने असंतोष पैदा कर दिया। इस वजह से, और ये बहुत बड़ा कारण हुआ आगे चलकर 1857 के अंदर जो क्रांति हुई है, उस क्रांति के अंदर जो विदेशी राजाओं ने, यानी जो ये विरोधी राजा थे, उन्होंने भाग लिया था। तो अपने अपने उनके सबके एक कारण थे। 1857 की क्रांति के जब कारणों को पढ़ते हैं तो उसमें डलहौजी की हड़प नीति भी एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। तो ये भी आपके जो टॉपिक है वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आपको उसकी तैयारी करनी है। आगे आने वाले वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ में हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तो इस डलहौजी की जो हड़प नीति है, ये लॉर्ड डलहौजी जो भारत में गवर्नर जनरल रहा है, 12 जनवरी को आया था ये, यानी गद्दी पर बैठा 1848 के अंदर, 56 तक रहा है और 57 में क्रांति हुई है। तो उसकी नीतियाँ काफ़ी हद तक जिम्मेदार मानी जा सकती है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। छोटे प्रश्न, बड़े प्रश्न, इसमें जो भी बने आपको इसको देखना। आगे आने वाले वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ में हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।